हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र पेपर की दृष्टि से हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि राजस्थान आरपीएससी द्वारा सेट 2013 के प्रश्न पत्र से होंगे। राजस्थान सेट 2013 जिसका आयोजन 2014 में किया गया, उस वक्त पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर हुआ करते थे, जिसमें एक में 50 सवाल आया करते थे और दूसरे में 75 सवाल आया करते थे। तो हमने 2013 के पेपर पॉलिटिकल साइंस के 50 सवालों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और हमारी जो अभी सीरीज चल रही है वो चल रही है पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस 75 क्वेश्चन। तो आइए आरपीएससी सेट 2013 के पॉलिटिकल साइंस के उस पेपर पर बात करते हैं, उसके किस प्रकार के सवाल आए हुए हैं, क्योंकि इस पेपर में बहुत ही अच्छे सवाल आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के आधार बन सकते हैं। तो आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। आमड और पावेल के अनुसार परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की 3 कमियों में शामिल नहीं है। यानी कि आमेड और पावेल के द्वारा परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की 3 कमियों का उल्लेख किया गया, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? संकीर्णता, विन्यास मूलक, इतिहासपरकता, औपचारिकता। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करिएगा, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 इतिहासपरकता, जिसको आमेड और पावेल है जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की कमियों में शामिल नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि संकीर्णता, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की संकीर्णता, विन्यास मूलक और औपचारिकता, ये जो तत्व है इनको उन्होंने परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की कमियों के रूप में उल्लेखित किया है, जबकि इतिहासपरकता को नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 17 नंबर। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य व्यापक है क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य व्यापक है क्योंकि यह यूरोप केंद्रित नहीं है, यह अंतर अनुशासनात्मक उपागम पर आधारित है, यह अंतर अनुशासनात्मक उपागम पर आधारित है। और फिर आपको सही कोड का चयन करना है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए व बी दोनों सही है, न तो ए न ही बी। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए व बी दोनों सही है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिप्रेक्ष्य व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि ये यूरोप केंद्रित नहीं है, क्योंकि परंपरागत जो परिप्रेक्ष्य था वह केवल यूरोप केंद्रित था, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य है राजनीति तुलनात्मक राजनीति का वह यूरोप केंद्रित नहीं है, वह अन्य महाद्वीपों तक भी फैला हुआ है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि तक। यह अंतर अनुशासनात्मक उपागम पर आधारित है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट होगा, ए व बी दोनों कथन सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 18 नंबर। किन दो मूल तत्वों की मात्रा के आधार पर आमड एवं पावेल ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया? किन दो मूल तत्वों की मात्रा के आधार पर आमंड एवं पावेल ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है? ये सभी सवाल तुलनात्मक राजनीति से आए हुए। ऑप्शन आपके समक्ष रहे
राज्य निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण, संरचनात्मक विभेदीकरण एवं सांस्कृतिक लौकिकीकरण, ध्वन्यात्मक एवं नियामकीय सामर्थ्य, हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण। किन दो मूल तत्वों की मात्रा के आधार पर आमेड एवं पावेल ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका 2, संरचनात्मक विभेदीकरण, सांस्कृतिक लौकिकीकरण। इनके आधार पर आमेड और पावेल ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, इनको आधार मानकर। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधानवाद के मार्क्सवादी प्रतिरूप के रूप में सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं है। संविधानवाद के मार्क्सवादी प्रतिरूप के रूप में सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं है। सब लोगों का राज्य, राज्य का एक रूप, समाज की एक संक्रमणकालीन अवस्था, सर्वहारा वर्ग के लिए एक सचमुच की जनवादी सरकार। संविधानवाद संविधान के मूल्यों पर आधारित एक व्यवस्था है। जरूरी नहीं है कहीं जहां संविधान हो वहां संविधानवाद होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां संविधानवाद होगा वहां पर संविधान जरूर होगा। संविधानवाद चाहता है कि सरकार संविधान के नियम कायदों के अनुसार चले, तो वहां पर संविधानवाद होगा। लेकिन यदि सरकार संविधान के नियम कायदों के अनुसार नहीं चलती तो वहां पर संविधानवाद जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जैसे हम उदाहरण ले पाकिस्तान, म्यांमार इत्यादि देशों का, वहां पर संविधान है लेकिन संविधानवाद जैसी चीज नहीं है। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि संविधानवाद के मार्क्सवादी प्रतिरूप के रूप में सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं है, तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, सब लोगों का राज्य नहीं है। सर्वहारा का अधिनायकवाद सब लोगों का राज्य नहीं है, राज्य का एक रूप है, समाज की एक संक्रमणकालीन अवस्था है, सर्वहारा वर्ग के लिए एक सचमुच की जनवादी सरकार है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा और कॉमन सभा ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन है जबकि कॉमन सभा एक निम्न सदन है। इनको हम राज्यसभा उच्च सदन, जैसे भारत में राज्यसभा है उसी तरह, और कॉमन सभा जिस तरह भारत में लोकसभा है उसी तरह। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महारानी, लॉर्ड चांसलर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, लॉर्ड स्पीकर। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, लॉर्ड चांसलर। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लॉर्ड चांसलर करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। कौन से देश का मंत्रिमंडल एक अधिसंवैधानिक विकास है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कौन से देश का मंत्रिमंडल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का उदाहरण है? कौन से देश का मंत्रिमंडल एक अधिसंवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है? यूके, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 राइट होगा, यूएसए का संविधान, यूएसए का मंत्रिमंडल एक अधिसंवैधानिक विकास है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यूएसए में अध्यक्षात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, और इस तरह वहां का मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है।
ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल, वर्तमान यूनाइटेड किंगडम सरकार में कंजर्वेटिव पार्टी का गठबंधन है। यह सवाल 2014 में आया हुआ है। सेट 2013 के पेपर है जिसका आयोजन 2014 में हुआ था, वहां पर यह पूछा गया है। वर्तमान यूनाइटेड किंगडम सरकार में कंजर्वेटिव पार्टी का गठबंधन है, तो इसका उत्तर था लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ। ऑप्शन आपका एक रहेगा। लेकिन यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में यूके में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और वर्तमान में जो पीएम है वो है ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है ऋषि सुनक, जो वहां के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। और ऋषि सुनक से पूर्व लीज ट्रेस भी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो काफी समय तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। और लीज ट्रेस से पूर्व बोरिस जॉनसन थे, तो कम समय में 3 प्रधानमंत्री चेंज हो गए और वर्तमान में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, जिनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। और ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 दल है, 2 पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और ये सवाल 2014 का था और 2014 में लिबरल डेमोक्रेट्स यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके साथ उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी का गठबंधन था, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की 2 मुख्य पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी से वर्तमान में ऋषि सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर है। ऋषि सुनक से पूर्व लीज ट्रस से पूर्व बोरिस जॉनसन थे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक तरफ आपको निर्वाचन प्रणाली दे रखी है और दूसरी तरफ तत्संबंधी उदाहरण है। कौन सी निर्वाचन प्रणाली का संबंध किस देश से है, यानी कि लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई से आपको सुमेलित करना है। तो आइए, इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर। अतिरिक्त सदस्यीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इजराइल। किस प्रकार ये सुमेलित होंगे? एकल सदस्यीय बहुलता प्रणाली, दलीय सूची प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली। तो अतिरिक्त सदस्य प्रणाली रूस की स्टेट ड्यूमा, एकल सदस्यीय बहुलता प्रणाली ये पाई जाती है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदन है वहां पर। दलीय सूची प्रणाली ये इजराइल की नेसेट, वहां पर इसका उपयोग होता है। और वैकल्पिक मत प्रणाली इसका उपयोग होता है ऑस्ट्रेलिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अतिरिक्त सदस्य निर्वाचन प्रणाली रूस की स्टेट ड्यूमा, एकल सदस्य बहुलता निर्वाचन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दलीय सूची निर्वाचन प्रणाली ये पाई जाती है इजराइल की नेसेट, और वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये सुमिलित होंगे।
इस प्रकार यदि बात करें तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। ए बी आपका 3 से, सी आपका 4 से और वैकल्पिक मत प्रणाली आपका ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार ऑप्शन 3 इस सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 24 नंबर। शक्ति पृथक्करण के अनुसार सरकार का सर्वोपयुक्त रूप कौन सा है? सेपरेशन ऑफ पावर कौन सी व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है? संसदीय, एकात्मक, गणतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का प्रयोग करती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य करें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली डिवीजन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है। शक्तियों के विभाजन के ऊपर कार्य करती है संघात्मक शासन प्रणाली, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, अध्यक्षात्मक। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुशियन पाई की समता की अवधारणा को आमंड ने किस रूप में देखा है? राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुशियन पाई की समता, इक्विलिटी की अवधारणा को आमंड ने किस रूप में देखा है? राज्य निर्माण, भूमि का विविधीकरण, सांस्कृतिक लौकिकीकरण, राष्ट्र निर्माण। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है और आगामी समय में भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बन सकता है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका 2, लुशियन पाई की राजनीतिक विकास के संदर्भ में लुशियन पाई की जो समता की अवधारणा है उसको आमंड ने सांस्कृतिक लौकिकीकरण के रूप में देखा है। ऑप्शन 2 राइट होगा। कल्चरल सेक्युलराइजेशन लुशियन पाई की समता को राजनीतिक विकास के संदर्भ में आमंड है जो सांस्कृतिक लौकिकीकरण के संदर्भ में देखता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडवर्ड सिल्स राजनीतिक आधुनिकीकरण के 4 मॉडलों का वर्णन करता है। क्या करता है या नहीं करता है? सिल्स संरक्षक लोकतंत्र का राजनीतिक आधुनिकीकरण के द्वितीय श्रेष्ठ मॉडल के रूप में समर्थन करता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? केवल ए सही, केवल बी सही, ए बी दोनों सही, न तो ए न ही बी। एडवर्ड सिल्स राजनीतिक आधुनिकीकरण के 4 मॉडलों का वर्णन करता है। क्या करता है? बिल्कुल नहीं। एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडल बताए हैं मित्रों। 5 मॉडलों की चर्चा करता है सर्वप्रथम, न कि 4 मॉडलों की। सिल्स संरक्षक लोकतंत्र का राजनीतिक आधुनिकीकरण के द्वितीय श्रेष्ठ मॉडल के रूप में समर्थन करता है। बिल्कुल करता है। तो कथन आपका केवल बी सही होगा। ऑप्शन 2 राइट होगा, केवल बी सही है, क्योंकि एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को 5 मॉडलों का वर्णन करता है दोस्तों। और उसने संरक्षक लोकतंत्र, जिसको अभिभावक लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, संरक्षक लोकतंत्र को अभिभावक लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, इसको वह राजनीतिक आधुनिकीकरण के
द्वितीय श्रेष्ठ मॉडल के रूप में समर्थन करता है। अभिभावक लोकतंत्र भी इसे कहा जा सकता है। और यह राजनीतिक आधुनिकीकरण का दूसरा मॉडल है। और उसने कुछ 5 मॉडलों के बारे में बताया, चर्चा की है। उन्होंने जो पहला मॉडल बताया वो बताया उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का पहला मॉडल होगा राजनीतिक लोकतंत्र। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का द्वितीय मॉडल होगा संरक्षक लोकतंत्र या अभिभावक लोकतंत्र। उसने 2 मॉडल बताए हैं लोकतंत्र से संबंधित और 3 मॉडल बताए उन्होंने गुटतंत्र से संबंधित, जिसमें तीसरा मॉडल उन्होंने कहा आधुनिकीकरण गुटतंत्र, चौथा कहा सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र और 5वां उन्होंने कहा परंपरागत गुटतंत्र। तो यहां से भी सवाल डायरेक्ट आता है, कौन से मॉडल उन्होंने बताए या नहीं बताए, कितने मॉडल दिए या नहीं दिए। तो इस प्रकार का सवाल एडवर्ड सिल्स से जरूर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडलों की चर्चा की है। पहला मॉडल जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मॉडल बताता है वो है आपका राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा मॉडल है संरक्षक या अभिभावक लोकतंत्र। तीसरा मॉडल है आधुनिकीकरण गुटतंत्र। चौथा मॉडल है सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र। 5वां मॉडल है परंपरागत गुटतंत्र। इनका ये क्रम रहेगा, क्रम भी पूछा जा सकता है कि एडवर्ड सिल्स के राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान है, जो मॉडल है, उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा आएगा संरक्षक या अभिभावक लोकतंत्र, तीसरा आएगा आधुनिकीकरण गुटतंत्र, चौथा आएगा सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र और 5वां आएगा परंपरागत गुटतंत्र। तो डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है कि उसने कौन सा मॉडल बताया राजनीतिक आधुनिकीकरण का, तो परंपरागत गुटतंत्र। यहां आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। राजा अभी आधुनिक सर्वे पर है। राजा से राजनीतिक लोकतंत्र, अभी यानी कि अभिभावक या संरक्षात्मक लोकतंत्र, राजा अभी आधुनिक यानी कि आधुनिक गुटतंत्र, राजा अभी आधुनिक सर्वे यानी सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र, राजा अभी आधुनिक सर्वे पर यानी परंपरागत गुटतंत्र। इस प्रकार आप इन ट्रिक्स के माध्यम से भी राजनीति विज्ञान की कुछ शब्दावलियों को, कुछ विचारकों के मॉडलों को, प्रतिमानों को याद कर सकते हैं। यदि आप लोग हमारे स्टडी विद जीके चैनल की प्लेलिस्ट पर यदि विजिट करते हैं तो आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इत्यादि से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जो आपकी सफलता में एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगी दोस्तों। तो इस सवाल का ऑप्शन 2 आपका राइट होगा। और इन्होंने एक और बात कही थी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो इन्होंने कहा कि समकालीन राज्यों की, समकालीन देशों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा, जिसको वो आधुनिकीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। कहते हैं कि समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा राजनीतिक आधुनिकीकरण है। तो इस प्रकार का कथन भी आ सकता है, किसका, एडवर्ड सिल्स का है, कि समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा आधुनिकीकरण है। समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा क्या है, आधुनिकीकरण है। किसने कहा, एडवर्ड सिल्स ने कहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 27 नंबर। आमेड एवं पावेल के अनुसार किस राजनीतिक संस्कृति में लोगों को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी होती है मगर वे इसमें अपनी भूमिका के प्रति सजग नहीं होते। बहुत ही अच्छा सवाल। किस राजनीतिक संस्कृति में लोगों को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी होती है मगर वे इसमें अपनी भूमिका के प्रति सजग नहीं होते। नागरिक राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति।
क्या होगा इस 27 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, जिसमें आमेड और पावेल के अनुसार प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति में लोगों को राजनीतिक घटनाओं की जानकारी होती है, लेकिन उनको अपनी भूमिका के प्रति वे सजग नहीं होते। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ 28 नंबर, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, यानी कि लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई से आपको सुमेलित करना है, जिसमें राजनीतिक अभिजन के विचार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक विचारक है। तो शक्ति अभिजन, अलपतंत्र का लोह नियम, प्रति अभिजन, न्याय वर्ग, इनकी बात किन विद्वानों ने की है, ये विचार किन विद्वानों के है, उसको आपको सुमेलित करना है। तो करिए, किस प्रकार ये सवाल सुमेलित होगा? तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। शक्ति अभिजन की अवधारणा, पावर एलाइट की बात कौन करता है? तो इसकी बात करता है सी राइट मिल्स, ये आपका 3 से सुमेलित होगा। अलपतंत्र का लोह नियम रॉबर्ट मिचेल्स का है, अलपतंत्र का लोह नियम रॉबर्ट मिचेल्स। प्रति अभिजन एंटी एलाइट एच फाइनर। और नए वर्ग की बात करते हैं मिलोवान जिलास, मिलोवान जिलास, जिन्होंने नए वर्ग की बात की है। यह शब्दावली इस प्रकार सुमेलित होगी: शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स, अलपतंत्र का लोह नियम रॉबर्ट मिचेल्स, प्रति अभिजन एच फाइनर, न्याय वर्ग मिलोवान जिलास। और अन्य अभिजनवादी विचारक कौन कौन से हैं? तो गिटोना, मॉस्का, विल्फ्रिड पेरेटो, इनसे संबंधित शब्दावली भी परीक्षाओं में पूछी जा रही है, तो आप इन विचारकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। राजनीतिक अभिजन पर हमारी एक संपूर्ण वीडियो सीरीज जल्दी आपको मिलेगी इस टॉपिक पर, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रकार ये सवाल सुमेलित हो जाएगा कि शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स, लोकतंत्र का अलपतंत्र का लोह नियम रॉबर्ट मिचेल्स, प्रति अभिजन एच सी फाइनर, और नया वर्ग है आपका मिलोवान जिलास। तो ए आपका 3 से, बी 1 से, सी आपका 4 से, और डी आपका 1 से। ऑप्शन आपका राइट होगा, ए आपका 3 से हो जाएगा। अब इस शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अलपतंत्र का लोह नियम रॉबर्ट मिचेल्स, तो ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 4 में भी है, बी 1 से सुमेलित हो रहा है। फिर प्रति अभिजन की बात कौन करते हैं? एच सी फाइनर करते हैं, तो सी आपका 4 से सुमेलित होगा, और सी आपका 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। और डी आपका होगा 2 से सुमेलित होगा। इस प्रकार ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 29 नंबर, राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसपी हंटिंगटन के विचार है, एसपी हंटिंगटन सोपान सिद्धांतिकों का विरोध करता है, सोपानिक सिद्धांतों का विरोध करता है। हंटिंगटन राजनीतिक विकास के 3 चरणों का उल्लेख करता है। राजनीतिक विकास के साथ हंटिंगटन राजनीतिक पतन का भी वर्णन करता है। बी व सी सही है, ए व बी सही है, केवल सी सही है, ए बी सी सभी सही है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संबंध में
एसपी हट्टीगट्टन के विचारों का सही कथन कौन से होंगे? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों सही है कि हट्टीगट्टन सोपान सिद्धांतिकों का विरोध करता है, सोपानिक सिद्धांतों का विरोध करता है। हट्टीगट्टन राजनीतिक विकास के 3 चरणों का उल्लेख करता है और राजनीतिक विकास के साथ हट्टीगट्टन ने राजनीतिक पतन का भी वर्णन किया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, जिसकी बात एसपी हट्टीगट्टन के द्वारा की जाती है। एसपी हट्टीगट्टन सभ्यताओं के संघर्ष की भी बात करता है। जिस प्रकार फ्रांसीसी फुकुयामा इतिहास के अंत की बात करता है, उसी तरह इतिहास के अंत को प्रतिस्थापन करते हुए एसपी हट्टीगट्टन के द्वारा सभ्यताओं के संघर्ष का विचार दिया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 30 नंबर। प्रभुसत्ता एवं औचित्य पूर्णता के परे किस समकालीन विचारक ने अपने शक्ति सिद्धांत को क्रियाओं की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन के रूप में परिभाषित किया है या आधारित किया है? प्रभुसत्ता एवं औचित्य पूर्णता से परे किस समकालीन विचारक ने अपने शक्ति सिद्धांत को क्रियाओं की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन पर आधारित किया? हन्ना अरेंट, लियोटार्ड, मिशेल फूको, हेबरमास। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, मिशेल फूको ने। मिशेल फूको जिन्होंने शक्ति सिद्धांत का क्रियाओं की संरचना पर आधारित किया है। हन्ना अरेंट भी एक अमेरिकी विद्वान जिन्होंने मानव गतिविधियों के 3 कार्यों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च माना है एक्शन को, श्रम लेबर और वर्क कार्य और एक्शन कार्यवाही। एक्शन को वह मानव गतिविधियों में सर्वोच्च गतिविधि के रूप में रेखांकित करती है हन्ना अरेंट। इस शब्दावली को भी आप ध्यान में रखेंगे कि हन्ना अरेंट ने मानव गतिविधियों को राजनीति के क्षेत्र में 3 भागों में डिवाइड किया। LWA के रूप में, लेबर, श्रम, वर्क और एक्शन। एक्शन को उन्होंने सर्वोच्च गतिविधि माना है। तो ऑप्शन इस सवाल का 3 राइट होगा, मिशेल फूको या माइकल फूको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 31 नंबर। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, इसकी बैठकें 146 दिन हुई। केवल ए सही, केवल बी सही, ए व बी दोनों सही, न तो ए न ही बी सही। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा इस 31 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 1 सही होगा, केवल ए सही है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक 1946 तक पहला अधिवेशन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से
23 दिसंबर 1946 तक पहला अधिवेशन गिना गया, माना गया, और अंतिम अधिवेशन जो माना गया है वो माना गया है 24 जनवरी 1950 को। यदि इस प्रकार इनकी गिनती करते हैं तो कुल 12 अधिवेशन होते हैं, और आरपीसी ने इसका आंसर ऑप्शन 1 माना है, केवल ए सही है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, और इसकी बैठकों की बात करें तो 167 दिन हुई है। 167 दिन इसकी बैठकें हुई हैं संविधान सभा की, और इसमें बनने में टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष। और प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान का प्रारूप, उसके ऊपर गहन चर्चा कितने दिनों हुई? तो वो हुई थी 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर गहन चर्चा कितने दिनों तक चली? तो वो चली थी 114 दिन तक। तो यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रखना है कि संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिनों तक हुई? 114 दिनों तक। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। इसकी कुल कितनी बैठकें हुई? तो 167 बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। उसको एक अधिवेशन भी माना गया है। यदि 24 जनवरी 1950 को अधिवेशन के रूप में माने तो इसके कुल 12 अधिवेशन होते हैं, और इस प्रकार आरपीसी ने इसका आंसर 1 माना है। लेकिन हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने कुल अधिवेशन 11 बताए हैं और कुल बैठकें 165 बताई है। उसमें उन्होंने 24 जनवरी 1950 को शामिल नहीं किया। एनसीईआरटी की बात माने तो एनसीईआरटी ने कुल 11 अधिवेशन बताए और 165 बैठकों की बात की है, जिसमें उन्होंने 24 जनवरी 1950 को शामिल नहीं किया। लेकिन कुछ अन्य ग्रंथ, कुछ अन्य किताबें भी इसकी कुल बैठकें 167 दिन मानती हैं और अधिवेशन 12, जिसमें वो 24 जनवरी 1950 को भी शामिल करते हैं। तो 146 दिन बैठकें नहीं हुए, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, केवल ए सही है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, जबकि इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 32 नंबर। संविधान सभा में किस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूले का प्रयोग किया गया? संविधान सभा में किस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूले का प्रयोग किया गया? नागरिकता, संघ की राजभाषा, न्याय अयोग्य अधिकार, शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, संघ की राजभाषा, जिससे मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था संविधान सभा में। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कानून के समक्ष समता प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समता का जो विचार है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है दोस्तों, और इसको प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सीमित सरकार, कानून का शासन, नियंत्रण एवं संतुलन, युक्तियुक्त वर्गीकरण। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, नियंत्रण एवं संतुलन।
यह न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में शामिल नहीं है, जबकि सीमित सरकार, कानून का शासन, युक्त वर्गीकरण, कानून की समक्ष समता, यह विचार इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह विचार ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जिसकी बात भी आर्टिकल 14 करता है, और यह यूएसए के संविधान से प्रभावित विचार है। लेकिन इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3, नियंत्रण एवं संतुलन, न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत। ऑप्शन 3 राइट होगा। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में से कौन सा तत्व किसी संशोधन से पहले संविधान में मूलतः विद्यमान था? यानी कि इनमें से कौन सा तत्व संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, यानी कि मूल संविधान में था? निःशुल्क विधिक सहायता, समान अवसर के आधार पर न्याय, वनों की रक्षा, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में से कौन सा तत्व किसी संविधान से पहले संविधान में मूलतः विद्यमान था? किसी संशोधन से पहले। हम समझ सकते हैं कि इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसे संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, यह मूल संविधान में शामिल था, जबकि बाकी इनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, शामिल किया गया। ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला सवाल 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का है कर्तव्य, प्रकार्य, शक्ति, अधिकार। आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या है? क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्या राइट है? तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। यह ड्यूटी है, कर्तव्य है। 78 के तहत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी देना एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। अगला सवाल 36 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की कौन सी स्थितियों का उल्लेख किया गया है? संविधान के आर्टिकल 355 में आपात की कौन सी स्थितियों का उल्लेख है? युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह, युद्ध एवं आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? इस पेपर में काफी अच्छे सवाल आए हैं जो आगामी समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बन सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से पूर्व उसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को जानना बेहद ही जरूरी है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति इस शब्दावली का उल्लेख आर्टिकल 355 में है। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 37 नंबर। राज्यसभा के सदस्य संबंध नहीं होते। ऑप्शन ए लोक उपक्रम समिति से, लोक लेखा समिति से, प्राक्कलन समिति। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। राज्यसभा के सदस्य संबंधित नहीं होते हैं। कौन सी समिति से वे संबंधित नहीं होते हैं? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। प्राक्कलन समिति इससे संबंधित नहीं होते हैं, तो केवल सी राइट होगा। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, केवल सी, क्योंकि प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं और वे केवल लोकसभा से होते हैं, न कि राज्यसभा से। राज्यसभा के सदस्य प्राक्कलन समिति से संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें केवल सदस्य लोकसभा के होते हैं जिनकी संख्या 30 होती है। लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 7 सदस्य राज्यसभा से और
15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। केवल सी है जो राज्यसभा से संबंधित समिति नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 38 नंबर। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या आपको 4 कथन दिए गए और फिर आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। कथन ए कह रहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त है या नहीं है, यह विचार आपको डिसाइड करना है। कथन बी कह रहा है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया या नहीं किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेनका गांधी प्रकरण के बाद से कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत भारत में व्यवहार्यतः प्रवर्तन में है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि संविधान के मूल ढांचे की असंशोधनीयता एक न्यायिक संकल्पना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कूट का चयन करना है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। ए सी डी बिल्कुल राइट है। ए सी डी। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, उसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें उन कानूनों को रखा गया जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकी। मुख्य रूप से कानून थे भूमि संबंधी, भूमि सुधार संबंधी, संपत्ति संबंधी। उन कानूनों को इसमें डाला गया ताकि उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो। लेकिन केशवानंद भारती विवाद के निर्णय के बाद यह बात हमारे सामने उभर कर आई कि यदि कोई कानून मूल अधिकारों का और संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है तो 9वीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के बाद निर्णय के बाद यह बात खुलकर आई कि यदि 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई कानून संविधान के बुनियादी ढांचे और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है। उस कानून को न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करें, संविधान के मूलभूत ढांचे का और मौलिक अधिकारों में कटौती करे तो उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, सामान्यतः नहीं होगा। इस प्रकार यह कथन बिल्कुल सही है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया, ऐसा नहीं है। मेनका गांधी प्रकरण के बाद से कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत भारत में व्यवहार में प्रवर्तन में है, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान के मूल ढांचे की असंशोधनीयता एक न्यायिक संकल्पना है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
संविधान के मूल ढांचा या अवधारणा के स्वतंत्र भारतीय बनाम के बाद आई? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, ए सी डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 39 नंबर। राज्य स्तर पर संस्थाओं और संगठनों से अधिक आंदोलनों और विचारधाराओं की राजनीतिक विरासत चिरस्थायी सिद्ध हुई, यह कथन किसका है? भारत की राजनीतिक गतिशीलता टॉपिक से सवाल आए हुए हैं। राज्य स्तर पर संस्थाओं और संगठनों से अधिक आंदोलनों और विचारधाराओं की राजनीतिक विरासत चिरस्थायी सिद्ध हुई, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। नीरज गोपाल ज्याल एवं प्रताप भानु मेहता, अभय कुमार दुबे एवं आदित्य निगम, योगेंद्र यादव एवं सुहास पलिस्कर, अतुल कोहली, जोया हसन। क्या होगा इस 39 नंबर सवाल का राइट उत्तर? कि राज्य स्तर पर संस्थाओं और संगठनों से अधिक आंदोलनों और विचारधाराओं की राजनीतिक विरासत चिरस्थायी सिद्ध हुई। तो यह कथन है जो योगेंद्र यादव और सुहास पलसीकर का है। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। योगेंद्र यादव एवं सुहास पलसीकर जिन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर संस्थाओं और संगठनों से अधिक आंदोलनों और विचारधाराओं की राजनीतिक विरासत चिरस्थायी सिद्ध हुई है, यह कथन योगेंद्र यादव और सुहास पलसीकर का है। अगला सवाल 40 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 1980 के दशक में विपक्षी दलों की कॉन्क्लेव राजनीति के दौरान किसने केंद्र को एक मिथक कहा? बहुत ही अच्छा सवाल। 1980 के दशक में विपक्षी दलों की कॉन्क्लेव राजनीति के दौरान किसने केंद्र को एक मिथक कहा? एम करुणानिधि, ज्योति बसु, आर के हेगड़े, एन टी रामाराव। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, एन टी रामाराव, जिन्होंने कहा था कि 1980 के दशक में विपक्षी दलों की कॉन्क्लेव राजनीति के दौरान केंद्र को एक मिथक की संज्ञा प्रदान की थी, एन टी रामाराव। अगला सवाल 41 नंबर। संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध है? 18, 24, 29, 31। तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगरीय स्वशासन से, जिसमें 18 विषय सूचीबद्ध है, जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और उसमें 29 विषय शामिल है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषयों का समावेश है, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगरीय स्वशासन के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों का समावेश है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर दे रखा और दूसरी तरफ संबंधित राज्य, किस राज्य में कौन सा स्तर पाया जाता है? तालुका पंचायत, आंचलिक पंचायत, मंडल परिषद, जनपद पंचायत, इसको आपको सम्मिलित करना है। लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई से सम्मिलित करना है। तो तालुका पंचायत कहां पर पाई जाती है? ये आपका 3 से सम्मिलित होगा, गुजरात में। आंचलिक पंचायत, आंचलिक पंचायतों का प्रावधान है। आंचलिक पंचायतें असम में, मंडल परिषदें आंध्र प्रदेश में
और जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर जिनका नाम है तालुका पंचायत गुजरात में, आंचलिक पंचायत असम में, मंडल परिषद आंध्र प्रदेश में, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ में और पंचायत समिति राजस्थान में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का उत्तर सम्मिलित होगा सही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इस प्रकार इसका ऑप्शन आपका राइट होगा 2। एक बार चेक कर लेते हैं पुनः। ए में 3 तालुका पंचायत गुजरात, बी में 2 आंचलिक पंचायत असम, सी में 1 मंडल परिषद आंध्र प्रदेश और डी में 4 जनपद पंचायत छत्तीसगढ़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 43 नंबर। जाति एवं जातिगत पहचान राजनीतिक प्रक्रिया का एक सेक्युलर उपादान साबित हो सकते हैं, जिसके जरिए सांप्रदायिक पार्टियों और विचारधाराओं का प्रतिकार किया जा सकता है। यह कथन किसका है? जाति एवं जातिगत पहचान राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक सेक्युलर उपादान साबित हो सकते हैं, जिसके जरिए सांप्रदायिक पार्टियों और विचारधाराओं का प्रतिकार किया जा सकता है। भिक्खू पारेख, आशीष नंदी, रामचंद्र गुहा, रजनी कोठारी, किसका यह कथन है? 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। रजनी कोठारी का यह कथन है कि जाति एवं जातिगत पहचान राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक सेक्युलर उपादान साबित हो सकते हैं, जिसके जरिए सांप्रदायिक पार्टियों और विचारधाराओं का प्रतिकार किया जा सकता है। रजनी कोठारी। अगला सवाल 44 नंबर। योगेंद्र यादव के अनुसार राज्य स्तर पर दलीय प्रतिस्पर्धा की बहुदलीय द्विध्रुवीयता प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा राज्य नहीं है? योगेंद्र यादव के अनुसार राज्य स्तर पर दलीय प्रतिस्पर्धा के बहुदलीय द्विध्रुवीयता का प्रतिरूप कौन सा राज्य नहीं है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। क्या होगा इस 44 नंबर सवाल का राइट उत्तर? कौन सा राज्य नहीं है? तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, पश्चिम बंगाल, जहां पर बहुदलीय द्विध्रुवीयता प्रतिरूप नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट होगा। जबकि कहां पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। स्वतंत्रता दौर में भाषाई आधार पर निर्मित पहला भारतीय राज्य, यानी स्वतंत्रता के बाद में भाषाई आधार पर निर्मित पहला राज्य था, पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित हुआ पहला भारतीय राज्य 1953 में इसका गठन हुआ। 1952 में तेलुगु भाषी के लिए एक अलग राज्य की मांग हुई, जिसको लेकर 56 दिनों की भूख हड़ताल चली। पोटी श्री रामुलु, जिनके नेतृत्व में उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन तीव्र हो गया था, और उस तीव्रता को देखते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य के गठन की घोषणा की थी। और 1953 में यह राज्य भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर अलग आंदोलन किए। उसको देखते हुए डॉक्टर फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है,
1953 में गठित किया गया, जिसकी 1955 में रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी यूनियन टेरिटरी बनाए गए। फजल अली आयोग कुल 3 सदस्यीय आयोग था अध्यक्ष सहित, जिसमें डॉक्टर फजल अली उसके अध्यक्ष थे, एच.एन. कुंजरू, हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर उसके सदस्य थे। ये फैक्ट भी आपकी नजरों में होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।